आज हम कक्षा 11 की पहली प्रश्नावली समुच्चय इस प्रश्नावली को पढ़ेंगे। तो इस प्रश्नावली में हमें किन किन टॉपिकों के बारे में पढ़ना है, एक बार उन टॉपिकों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले समुच्चय की परिभाषा पढ़नी है कि समुच्चय होता क्या है। उसके बाद समुच्चय का निरूपण अर्थात समुच्चय को लिखा किस प्रकार से जाता है। इन दोनों बातों को हमें 1.1 प्रश्नावली में पढ़ना है। उसके बाद समुच्चय के प्रकार, अवयवों की संख्या के आधार पर हमें समुच्चय के प्रकार पढ़ने हैं। उसके बाद समान समुच्चय, कोई भी दो समुच्चय या दो से ज़्यादा समुच्चय हैं उनको हम समान समुच्चय कब कहेंगे, इन बातों को हमें पढ़ना है 1.2 में। उसके बाद उपसमुच्चय, घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, इनको पढ़ना हमें 1.3 में। समुच्चयों पर संक्रियाओं का मतलब समुच्चयों का जोड़ना, समुच्चयों को घटाना, इस प्रकार की बातें हम पढ़ेंगे 1.4 में। उसके बाद है समुच्चय का पूरक, इसको हमें पढ़ना है 1.5 में। उसके बाद है वेन आरेख। तो 1.4 और 1.5 में कुछ प्रश्न है जिनमें हमें वेन आरेख बनाना है। तो सबसे लास्ट में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम वेन आरेख। और उसके बाद में आती है विविध प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में इन सभी टॉपिकों से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं। अब हम अपनी प्रश्नावली का शुभारंभ करते हैं। तो हम दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के संग्रह बनाते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का संग्रह, संख्याओं का संग्रह, नदियों के नामों का संग्रह, महासागरों के नामों का संग्रह, राजनेताओं के नामों का संग्रह, अभिनेताओं के नामों का संग्रह। तो इस प्रकार के हम अनेक संग्रह बनाते हैं। अब हम कोई संग्रह बनाएं और वो संग्रह सुपरिभाषित संग्रह हो। हमने कोई संग्रह बनाया और वह संग्रह सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित का मतलब कि जो संग्रह हम बना रहे हैं, कोई भी संग्रह जो हम बना रहे हैं, उस संग्रह में जो जो आ रही है उनके बारे में निश्चित रूप से ये निर्णय ले सकें कि यह इस संग्रह में होगी अथवा यह इस संग्रह में नहीं होगी। सुपरिभाषित का मतलब क्या है कि हम कोई संग्रह बनाएं, उस संग्रह में जो जो आ रहा है उनके बारे में हम निश्चित रूप से निर्णय ले सकें कि यह इस संग्रह में होगी अथवा यह इस संग्रह में नहीं होगी। अगर ऐसा निर्णय हम ले पा रहे हैं तब उसको कहा जाता है सुपरिभाषित संग्रह। और हमें निर्णय लेने में किसी प्रकार की दुविधा हो रही है, अगर हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तब उस संग्रह को सुपरिभाषित संग्रह नहीं कहा जाता है। तो सुपरिभाषित संग्रह और सुपरिभाषित संग्रह कब नहीं कहा जाता है और सुपरिभाषित संग्रह कब कहा जाता है, इन बातों को अब हम उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहला उदाहरण लिख रखा है 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो हम प्राकृत संख्याएं जानते हैं, प्राकृत संख्या को n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और उसमें संख्या आती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आगे अनंत तक चलती रहेगी। तो अब इनमें से हम एक संग्रह बना रहे हैं, इन संख्याओं में से क्या बना रहे हैं, यहाँ पर हम एक संग्रह बना रहे हैं और वो संग्रह किस प्रकार का है, 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का है। जो संग्रह हम बना रहे हैं वो क्या है, 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो संख्याएं आएंगी वो यहाँ से आएंगी। तो इस एक की बात करें, क्या इस एक को मैं इस संग्रह में लिख सकता हूँ, तो इस एक को मैं इस संग्रह में लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यह 5 से छोटी क्या है, प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर मैं एक को लिख सकता हूँ। उसके बाद क्या मैं इस 2 को यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो 2 को भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 2 भी 5 से क्या है, छोटी प्राकृत संख्या है। इसी प्रकार मैं 3 को भी लिख सकता हूँ और 4 को भी लिख सकता हूँ। क्या मैं 5 को यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, तो 5 को यहाँ पर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 से छोटा नहीं होता है।
5 तो 5 के क्या होगा, बराबर होगा। क्या 6 को लिख सकते हैं, तो 6 को भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 6 तो 5 से क्या होता है, बड़ा होता है। उसके बाद आगे वाली संख्याओं को भी हम नहीं लिख सकते, क्योंकि आगे आने वाली जो भी संख्या है वो क्या है, 5 से बड़ी संख्या है। तो यहाँ से जो जो संख्या हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उन संख्याओं के बारे में हम एक निश्चित निर्णय ले रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी संख्या को लिखें और कौन सी संख्या को नहीं लिखें, अर्थात कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी और कौन सी संख्या यहाँ पर नहीं आएगी। तो निश्चित निर्णय ले पा रहे हैं, इसका मतलब ये जो संग्रह है, इस संग्रह को कहेंगे हम सुपरिभाषित संग्रह। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम निर्णय ले पा रहे हैं, निर्णय ले पा रहे हैं, इसका मतलब ये जो संग्रह है वो बन गया सुपरिभाषित संग्रह। अगले उदाहरण की चर्चा करते हैं। अगला उदाहरण है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का संग्रह। तो अंग्रेजी वर्णमाला हम जानते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब देखो यहाँ पर जो संग्रह बना रहे हैं वो हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे, जो जो बातें यहाँ पर हम लिखेंगे वो कहाँ से आएंगी, यहाँ से आएंगी। तो क्या मैं इस ए को यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो ए को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ए अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होता है, स्वर होता है। क्या मैं बी को यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर बी को नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि बी अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर नहीं होता है। सी को लिख सकता हूँ, सी को भी नहीं लिख सकते, डी को भी नहीं लिख सकते। तो सी और डी इनको नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर नहीं है। ई को लिख सकते हैं, तो ई को लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ई अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होता है, स्वर होता है। इसी प्रकार आई ओ यू इनको भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो जब हम यहाँ से अक्सर यहाँ पर लिख रहे थे, तब हम यहाँ पर निर्णय ले रहे थे कि इसको तो लिखना है और इसको नहीं लिखना है। तो जब हम इस प्रकार का निर्णय ले सकें, तब उन संग्रहों को कहा जाता है सुपरिभाषित संग्रह। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे थे, निर्णय ले पा रहे थे। तो निर्णय ले पा रहे थे, इसका मतलब ये संग्रह हो गया सुपरिभाषित संग्रह। अगला उदाहरण है 5 से छोटी 2 प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 5 से छोटी 2 प्राकृत संख्याओं का संग्रह बनाना है। अब हमें पता है कि 5 से छोटी कौन सी प्राकृत संख्या होती है। तो 5 से छोटी प्राकृत संख्या है 1, 2, 3 और 4। ये 5 से छोटी प्राकृत संख्याएं हैं। अब हमें जो संग्रह बनाना है वो क्या, किस प्रकार का बनाना है, 5 से छोटी 2 प्राकृत संख्याओं का ही 5 से छोटी 2 प्राकृत संख्याओं का हमें संग्रह बनाना है। अब 5 से छोटी प्राकृत संख्या होती है 4, तो इन 4 में से हमें 2 का संग्रह बनाना है। तो अब हमारे मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि हम इन 4 में से किन 2 को यहाँ पर लिखें। फिर इस 1 और 2 को लिखें, 2 या 3 को लिखें, 2 या 4 को लिखें, 1 या 3 को लिखें, 3 या 4 को लिखें। हम यहाँ से कौन सी 2 संख्या को यहाँ पर लिखें। तो अब हमें यहाँ पर एक निर्णय नहीं ले पा रहे कि यहाँ से हम कौन सी 2 संख्याओं को यहाँ पर लिखें। तो निर्णय नहीं ले पा रहे, तब इस प्रकार के संग्रह को कहा जाता है कि यह संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो यहाँ पर हम निर्णय नहीं ले पा रहे, निर्णय नहीं ले पा रहे, इसका मतलब यह संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है।
सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अगला उदाहरण समप्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो यहाँ पर प्राकृत संख्याएं लिखी है, हमें इन प्राकृत संख्याओं में से कौन सी संख्याओं का संग्रह बनाना है? समप्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो समप्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता हो पूरा पूरा, उन संख्याओं को कहा जाता है सम संख्याएं। तो इस 1 में 2 का भाग जाता है, नहीं जाता, इसका मतलब यह प्राकृत संख्या नहीं है। नहीं है तो फिर 1 को फिर यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। तो इस 1 के संदर्भ में हम निर्णय ले पा रहे हैं कि इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अगली संख्या है 2, तो 2 में 2 का भाग जाता है, इसका मतलब ये सम संख्या है। सम संख्या तो फिर हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अगली संख्या है 3, 3 में 2 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब यह है सम संख्या नहीं है। सम संख्या नहीं है तो फिर हम इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अगली संख्या है 4, तो 4 में 2 का भाग जाता है, इसका मतलब वो सम संख्या है। सम संख्या तो फिर इसको यहाँ पर लिखेंगे। अगली संख्या 5 सम संख्या नहीं, उसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। 6 सम संख्या है, उसको यहाँ पर लिखेंगे। 7 सम संख्या नहीं है, उसको नहीं लिखेंगे। 8 सम संख्या है, उसको लिखेंगे। इसी प्रकार 10 12 अनंत तक हमें संख्याएं मिल जाएंगी। तो जब हम यहाँ से यहाँ पर संख्याएं लिख रहे थे, उस टाइम पर हम इन संख्याओं के संदर्भ में एक निर्णय ले पा रहे थे कि कौन सी को तो नहीं लिखना है और कौन सी को यहाँ पर लिखना है। तो एक निश्चित निर्णय ले पा रहे थे, इसका मतलब इस संग्रह को कहेंगे हम, यह संग्रह सुपरिभाषित संग्रह है। तो ये बात लिख लेता हूँ एक बार यहाँ पर। निर्णय से पहले निश्चित शब्द भी जोड़ लेना। निर्णय ले पा रहे हैं, निर्णय ले पा, इसका मतलब सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित संग्रह है। अगला उदाहरण है 5 समप्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो समप्राकृत संख्याएं 2 4 6 8 10 12 14 16 आगे अनंत तक चलती रहेंगी। हमें बनाना है 5 समप्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब समप्राकृत संख्याएं तो अनेक है, अब इनमें से हमें कितने का बनाना है? 5 का बनाना है। तो फिर हम यहाँ पर देखो एक दुविधा में आ गई। दुविधा कैसी कि हम इन 5 सम संख्याओं को लिखें या इन 5 सम संख्याओं को लिखें या इन 5 सम संख्याओं को लिखें। तो यहाँ पर हम एक दुविधा में फंस गए, अर्थात यहाँ पर हम एक निश्चित निर्णय नहीं ले पा रहे कि हम इन 5 को ही लिखें या इन 5 को लिखें। तो निर्णय नहीं ले पा रहे, इसका मतलब यह संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो इस बात को यहाँ पर लिख लेते हैं। निश्चित निर्णय नहीं ले पा रहे, इसका मतलब क्या हुआ? यह संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। यहाँ पर भी इनके आगे भी लिख लेना निश्चित, यहाँ पर भी लिखना है निश्चित और यहाँ पर भी लिख लेना है निश्चित। तो हमने कुछ संग्रह बनाए और उन संग्रह में हमने ये देखा कि कौन सा संग्रह सुपरिभाषित संग्रह है और कौन सा संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अब जो संग्रह सुपरिभाषित संग्रह होते हैं, उन संग्रह को कहा जाता है समुच्चय। जो संग्रह सुपरिभाषित संग्रह हो उन्हें कहा जाता है समुच्चय। सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहा जाता है? समुच्चय कहा जाता है। तो यहाँ पर एक सुपरिभाषित संग्रह, इसका मतलब इसको यहाँ पर हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। यह सुपरिभाषित संग्रह, तो इसको क्या कहेंगे हम कि यह समुच्चय है।
यहाँ पर भी हम निर्णय ले पाते हैं, मतलब सुपरिभाषी संग्रह और सुपरिभाषी संग्रह, इसका मतलब यह भी क्या है, समुच्चय है। यह सुपरिभाषी संग्रह नहीं है, इसका मतलब यह समुच्चय नहीं है। यह भी सुपरिभाषी संग्रह, इसका मतलब यह समुच्चय है। यह सुपरिभाषी संग्रह नहीं, इसका मतलब यह समुच्चय नहीं है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये देखा कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत प्रकार के संग्रह बनाते हैं। उन संग्रह में से कई संग्रह ऐसे होते हैं जो सुपरिभाषित होते हैं, अर्थात जो संग्रह हम बनाए उस संग्रह में जो जो आ रहा है उनके बारे में हम एक निश्चित निर्णय ले सकें कि यह इस संग्रह में होगा या यह इस संग्रह में नहीं होगा। तो जो संग्रह हम बनाए और वो संग्रह यदि सुपरिभाषित संग्रह है तब उस संग्रह को कहा जाता है समुच्चय, और कोई संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तब उस संग्रह को समुच्चय नहीं कहा जाएगा। अब हम इन उदाहरणों से कुछ निष्कर्ष निकालेंगे जिससे यह आसानी रहेगी कि कौन सा संग्रह कब समुच्चय होगा और कौन सा संग्रह कब समुच्चय नहीं होगा, यह देखने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो यहाँ पर इस उदाहरण की बात करते हैं। 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह यह समुच्चय है और 5 से छोटी 2 प्राकृत संख्याओं का संग्रह यह समुच्चय नहीं है। तो हमें पता है 5 से छोटी 4 संख्याएं होती है, तो यहाँ पर चारों में से चारों को शामिल कर रखा है और यहाँ पर चारों में से केवल 2 को शामिल कर रहा है। तो जब सभी में से सभी को शामिल करें तब तो वह संग्रह समुच्चय होगा, और यदि सभी में से कुछ को शामिल करें, जैसे यहाँ पर 5 से छोटी 4 प्राकृत संख्या होती है, 4 संख्या होती है, उन 4 में से ये कितनों को ले रहा है, केवल 2 को ले रहा है, तो सभी में से कुछ को ले तब वह संग्रह समुच्चय नहीं होगा। तो एक बात ये लिख लेते हैं, समुच्चय होगा कब, जब सभी में से सभी आए। जैसे यहाँ पर 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं की संख्या होती है 4, 1 2 3 4, चारों की चारों यहाँ पर लिखी हुई है, मतलब सभी में से सभी यहाँ पर लिखी हुई है, तो यह समुच्चय है। यहाँ पर 4 में से 2 की बात कर रहा है, 5 से छोटी तो 4 संख्या होती है, उन 4 में से कितनों की बात कर रहे हैं, 2 की, तो यह संग्रह नहीं है। तो जब सभी में से सभी आए तब तो वह समुच्चय होगा, और सभी में से कुछ को लें तब वह समुच्चय नहीं होगा। इसके अलावा इसको समझने का एक और तरीका है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि क्लास के सभी विद्यार्थी इस संग्रह को बनाएं, सभी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो इस संग्रह को बनाएं, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आप सभी के द्वारा जो बनाया गया संग्रह होगा वो ये एक ही संग्रह होगा। आप सभी के द्वारा बनाया गया जो संग्रह होगा वो एक ही होगा। मैं ये कहूँ कि कक्षा के सभी विद्यार्थी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का संग्रह बनाओ, तो आप सभी के द्वारा बनाया गया संग्रह केवल ये एक संग्रह होगा। तो सभी के द्वारा बनाया गया संग्रह यदि एक हो तब वह संग्रह समुच्चय होगा। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया संग्रह समान हो, मतलब एक ही हो, तब उस संग्रह को क्या कहेंगे, हम समुच्चय कहेंगे। यहाँ पर देखो इसी उदाहरण की बात कर लेते हैं। 5 से छोटी 2 प्राकृत संख्याओं का संग्रह, मैंने कहा कि 5 से छोटी 2 प्राकृत संख्याओं का संग्रह बनाओ, जबरदस्ती बना दो, तो आप में से कुछ विद्यार्थी तो संग्रह बना देंगे 1 2 का, कुछ बना देंगे 2 3 का, कुछ बना देंगे 3 4 का। तो सभी विद्यार्थियों के द्वारा बनाए गए जो संग्रह होंगे वो अलग अलग होंगे। तो जब सभी के द्वारा बनाए गए संग्रह अलग अलग हो, उस स्थिति में उस संग्रह को समुच्चय नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ से फिर से हमें 2 बातें मिली। वो कौन सी 2 बातें मिली कि सभी के द्वारा बनाए गए संग्रह यदि समान हो तब तो वह संग्रह समुच्चय होगा,
और सभी के द्वारा बनाए गए संग्रह यदि असमान हो तब वह संग्रह समुच्चय नहीं होगा। तो अभी हमने जो निष्कर्ष निकाले उन निष्कर्षों का प्रयोग करते हुए अब हम ये देखेंगे कि कौन सा संग्रह समुच्चय है और कौन सा संग्रह समुच्चय नहीं है। एक बार हम उनको दोहरा लेते हैं। हमने क्या क्या निष्कर्ष निकाले थे। तो पहला निष्कर्ष ये था कि सभी में से सभी आ रही है तब तो वह संग्रह समुच्चय है, और सभी में से कुछ को ले रहे हैं, सभी में से कुछ को ले रहे हैं तब वह संग्रह समुच्चय नहीं है। दूसरी बात ये थी कि प्रत्येक के द्वारा बनाया गया समुच्चय एक ही हो, प्रत्येक के द्वारा बनाया गया समुच्चय एक ही हो तब तो उस संग्रह को कहा जाएगा समुच्चय। और प्रत्येक के द्वारा बनाया गया संग्रह यदि अलग अलग हो तब उस टाइम पर उस संग्रह को समुच्चय नहीं कहा जाएगा। तो इन निष्कर्षों का प्रयोग करते हुए देखते हैं कि इनमें से कौन सी संग्रह समुच्चय हैं और कौन से संग्रह समुच्चय नहीं है। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह। तो आप सभी विद्यार्थी जब यह संग्रह बनाओगे तो सभी विद्यार्थियों के द्वारा बनाया गया संग्रह एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा। इसका मतलब यह सुपरिभाषी संग्रह है, और सुपरिभाषी संग्रह तो फिर ये क्या बन जाता है, फिर समुच्चय बन जाता है। तो समुच्चय है और कारण में लिख देंगे कि यह सुपरिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है। अगला उदाहरण है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब प्रतिभाशाली लेखक तो अनेक है, बहुत सारे। उन बहुत सारे में से हम कितनों का बना रहे हैं, 10 का। तो सभी में से सभी को नहीं ले रहे, सभी में से कुछ को ले रहे हैं। उस स्थिति में संग्रह सुपरिभाषी संग्रह नहीं होता है, और सुपरिभाषी संग्रह नहीं है तो फिर यह समुच्चय भी नहीं होगा। तो यह जो संग्रह है वह समुच्चय नहीं है। कारण में क्या लिखेंगे, कारण में लिख देंगे यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अगला उदाहरण, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज तो अनेक है, अनेक में से हम कुछ का संग्रह बना रहे, तो सभी में से सभी का नहीं बना रहे, सभी में से कुछ का बना रहे। तो सभी में से कुछ का जब संग्रह बनाया जाता है उस स्थिति में वह संग्रह सुपरिभाषी संग्रह नहीं होता है, और सुपरिभाषी संग्रह नहीं है तो फिर यह समुच्चय भी नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय नहीं है। कारण में क्या आएगा, यही कारण देगा, यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो जब आप यह संग्रह बनाओगे तो आप सभी के द्वारा बनाया गया संग्रह एक ही होगा। इसका मतलब यह संग्रह क्या होगा, फिर सुपरिभाषी संग्रह होगा। या इस बात को तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम संग्रह बनाएं उस टाइम पर हम विद्यार्थी को देखकर ये बता सकते हैं कि यह विद्यार्थी हमारी कक्षा का है या यह विद्यार्थी हमारी कक्षा का नहीं है। मतलब हम निर्णय ले पा रहे हैं, इसका मतलब यह संग्रह सुपरिभाषी संग्रह है। और सुपरिभाषी संग्रह है तो फिर ये समुच्चय भी होगा। तो यहाँ लिखेंगे समुच्चय है, और कारण में क्या लिख देंगे, सुपरिभाषित संग्रह है। अगला उदाहरण, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो संख्याओं को भी देखकर आप निर्णय ले सकते हो कि यह संख्या 100 से छोटी है या यह संख्या 100 से बड़ी है। तो एक निर्णय ले पा रहे इसका मतलब यह संग्रह सुपरिभाषी संग्रह होगा। और सुपरिभाषी संग्रह तो फिर ये समुच्चय भी है, और इसका कारण ये यहाँ पर कारण यह कहा जाएगा। अगला प्रश्न है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद के द्वारा लिखित जो उपन्यास है वो 15 या 16 उपन्यास है। तो
अगर हमारे सामने बहुत सारे उपन्यास लिख दिए जाएं तो उन उपन्यासों में से हम देखकर ये बता सकते हैं कि यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है और ये उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया। मतलब ये निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा उपन्यास इस संग्रह में आएगा और कौन सा उपन्यास संग्रह में नहीं आएगा। तो निर्णय ले पा रहे, इसका मतलब यह संग्रह क्या हो जाएगा, सुपरिभाषी संग्रह। और सुपरिभाषी संग्रह तो फिर ये समुच्चय भी है और कारण ये का ये यहाँ पर कारण आ जाएगा। अगला प्रश्न है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में जो प्रश्न है उनका संग्रह बनाएं। तो वो संग्रह क्या समुच्चय होगा। तो जब हम संग्रह बनाएं प्रश्नों में से तो प्रश्नों को देखकर ये बता सकते हैं कि ये प्रश्न इस प्रश्नावली का है और ये प्रश्न इस प्रश्नावली का नहीं है। तो ऐसा निर्णय हम ले पाएंगे, वहाँ पर निर्णय ले पा रहे हैं, इसका मतलब यह समुच्चय है। और कारण में क्या आ जाएगा कि यह सुपरिभाषित संग्रह है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय। तो मैंने आपसे कहा कि आप विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का समुच्चय बनाओ। तो जब आप ये संग्रह बनाओ, तो जब आप ये संग्रह बनाओगे तो आपके द्वारा, आप सभी के द्वारा बनाए गए संग्रह अलग अलग होंगे। अब किसी को तो शेर से भी डर नहीं लगता है, तो फिर वो शेर को इस संग्रह में शामिल नहीं करेगा। और किसी को बिल्ली से ही डर लगता है, तो वो संग्रह में बिल्ली को क्या करेगा, शामिल करेगा। तो फिर यहाँ पर अलग अलग संग्रह बन जाएंगे, अलग अलग संग्रह बन जाएंगे। तो फिर यह संग्रह सुपरिभाषी संग्रह नहीं होगा, और सुपरिभाषी संग्रह नहीं होगा तो फिर यह समुच्चय भी नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय नहीं है, और कारण में क्या आ जाएगा, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो हमने प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न कंप्लीट कर लिया। पहले प्रश्न में यही पूछा था कि कौन सा संग्रह समुच्चय है और कौन सा संग्रह समुच्चय नहीं है। अब हम समुच्चय की परिभाषा और आगे की बातें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।